मेरी चाहत तो है प्यार यार, तेरी चाहत चांद सितारों की। मेरी चाहत तो है प्यार यार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसबी इंग्लिश गुरु में। दोस्तों, मैं टेंस का सीरीज आपको लगातार पढ़ा रहा हूं। तो टेंस के सीरीज में मैंने अभी केवल 3 टेंस कंप्लीट किए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज नंबर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए, रियल लाइफ में हो या किताबें हो या वाक्य हो, सबको पहचानने की जरूरत पड़ती है। सबकी अपनी कुछ न कुछ पहचान होती है। आदमी की पहचान चेहरे से होती है, वैसे टेंस की भी पहचान होती है, उसके वाक्य के रूप और उसका अंत कैसे होता है इसको देख करके। ठीक है, तो सबसे पहले इस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसकी पहचान देखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे, रूल्स देखेंगे, कहाँ अप्लाई करना है, सब देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहचान हिंदी में, सबसे पहले हिंदी में पहचान की बात करते हैं। तो देखिए, वाक्य का अंत अगर रहा, रही, रहे, वाक्य का अंत ये रहा, रही, रहे से हो रहा है, तो रहा, रही, रहे आप बताइए कब हो सकता है? जब कोई कार्य जारी है, जब कोई कार्य कंटिन्यू अवस्था में है, कंटिन्यूअस मोड में है, तब हम रहा, रही, रहे कहते हैं। तो रहा, रही, रहे क्या बताता है? कंटिन्यूअस मोड को बताता है। कौन सी मोड को? कॉन्टिन्यूअस मोड को बताता है। ठीक है, रहा, रही, रहे कॉन्टिन्यूअस मोड को बताता है। ठीक, अब इसके साथ अगर है, रही है, रहे हैं ये आ जाए तो है हो किस मोड को बताता है? बताइए। है हो वर्तमान की स्थिति को बताता है। बता रहा है कि है मतलब अभी है, यानी काम तुरंत प्रेजेंट होने का दावा करता है। ठीक है, तो प्रेजेंट मोड को बताता है हो, यानी है हो प्रेजेंट की पहचान हो गई। है हो किसकी पहचान हो गई? प्रेजेंट की। और रहा, रही, रहे किसकी पहचान हो गई? कॉन्टिन्यूअस की। तो जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, रहा हूं आता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। हिंदी का वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। अब अंग्रेजी में देखिए कैसे पहचानेंगे। आप तो जानते ही हैं कि इज, एम और आर ये प्रेजेंट होते हैं। इज, एम और आर ये क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, ये पहले से आप जानते हैं कि इज, एम, आर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब देखिए इनके साथ अगर क्रिया का एनजी फॉर्म जैसे रीडिंग, सिंगिंग, प्लेइंग ये सब आ जाए तो रीडिंग का मतलब होता है पढ़ रहा, सिंगिंग का मतलब गा रहा, प्लेइंग का मतलब खेल रहा, वॉकिंग का मतलब टहल रहा, वेटिंग का मतलब इंतजार कर रहा। तो अगर ये क्रियाएं आती हैं साथ में, यानी ये क्रियाएं मतलब वर्ब का एनजी फॉर्म या फिर वर्ब का चौथा फॉर्म जिसको आप V4 भी कह सकते हैं, अगर ये वर्ब्स आते हैं साथ में तो रियल ये वर्ब के एनजी फॉर्म कहलाएंगे, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म या वर्ब का एनजी फॉर्म अगर साथ में आता है तो वर्ब का एनजी फॉर्म क्या कहता है? रीडिंग क्या कहता है? बताइए आप। रीडिंग कहता है मैं कॉन्टिन्यूअस हूँ। प्लेइंग क्या कहता है? मैं कॉन्टिन्यूअस हूँ। तो वर्ब का एनजी फॉर्म यानी चौथा फॉर्म कॉन्टिन्यूअस होने की पुष्टि करता है, कॉन्टिन्यूअस होने का दावा करता है। ठीक है, तो अगर इज, एम, आर के साथ वाक्य में V4 यानी वर्ब का एनजी फॉर्म आया है, V4 यानी वर्ब का एनजी फॉर्म आया है, तो इज, एम, आर के साथ V4 आने पर वह वाक्य, वह इंग्लिश का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने का दावा करेगा। ठीक है, आइए अब इस पर स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे सबसे पहले। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के सबसे पहले बात करते हैं क्लियरली। देखिए, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको जो अफर्मेटिव हो, जो क्या हो, अफर्मेटिव हो,
उसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलता है। क्या मिलता है, हेल्पिंग वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब मिलता है। क्या, मेन वर्ब। फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है और कॉम्प्लीमेंट मिलता है। कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है। ठीक, अब देखिए, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट के जगह पे आई हो सकता है। क्या हो सकता है, आई। अगर सब्जेक्ट आई है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का यूज करना है। ठीक, अगर इस सब्जेक्ट की जगह आई न होकर के ही या सी या इट, क्या क्या, ही, सी या इट आया है तो आपको इज का प्रयोग करना है। आपको इज का प्रयोग करना है। ठीक, अगर ये भी नहीं है तो वी या यू या दे में से कोई आपको मिल जाएगा। वी, यू या दे में से कोई मिल जाएगा। अगर ये मिल जाता है तो आपको आर का यूज करना है। किसका यूज करना है, आर का यूज करना है। ठीक है, तब आर का यूज करना है आपको। अब देखिए इनके साथ कॉमन क्या है, एम हो, इज हो या आर हो, अगर टेंस कॉन्टिन्यूअस होगा तो इनके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आएगा। वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, देखिए आई के साथ एम, आई के साथ एम, ही, सी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज करना है। वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, जैसे गर्ल्स, जैसे मेन, जैसे वीमेन, तो ये प्लूरल नाउन हो जाएंगे। इनके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। और कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए, कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए आपको इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इस स्ट्रक्चर पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इस स्ट्रक्चर पर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक, जो हिंदी स्ट्रक्चर होता है, हिंदी स्ट्रक्चर को भी समझने का प्रयास करिए। देखिए हिंदी स्ट्रक्चर को भी समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले क्या है, मैं हिंदी में होगा सब्जेक्ट, फिर अंग्रेजी, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट, फिर पढ़ा रहा हूं हो गया आपका वर्ब। ठीक है, यानी इंग्लिश हिंदी स्ट्रक्चर जो है, जो हिंदी वाक्यों का स्ट्रक्चर, उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, तब वर्ब आ रहा है। ठीक, जबकि इंग्लिश का स्ट्रक्चर अभी हमने बताया आपको जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, इंग्लिश का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये है इंग्लिश का स्ट्रक्चर। यानी अंग्रेजी बनाना हो तो इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, और किसी अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इस अंग्रेजी को, इस हिंदी को अंग्रेजी में बदलना है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो अब देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हो गया यहाँ पे, मैं मतलब आई। ठीक, मैं मतलब आई। और अभी मैंने क्या बताया था आपको कि आई के साथ क्या लगाना है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको यूज करना है एम, हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको यूज करना एम। अब पढ़ाना, पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, टीच, टीच का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे जो मेन वर्ब की जगह यूज होगा। आई एम टीचिंग, अब ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है यहाँ पे, इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब जरा देखिए अंग्रेजी स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर एम टीचिंग यानी ये वाला वर्ब आ गया, फिर इंग्लिश ऑब्जेक्ट आया। तो डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस हो गया, दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, हिंदी स्ट्रक्चर और इंग्लिश स्ट्रक्चर। हिंदी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, जबकि इंग्लिश स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये वर्ब आता है, तुरंत वर्ब आ जाता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेकर समझते हैं।
आपके सामने मैं 2 वाक्य लेकर आया हूं। नेहा एक किताब पढ़ रही है और वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक, इसमें नेहा सब्जेक्ट है हिंदी के स्ट्रक्चर में, एक किताब ऑब्जेक्ट है और पढ़ रही है वर्ब है। वैसे ही यहां पर वे लोग सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और खेल रहे हैं वर्ब है। जब मैं इसको इंग्लिश के स्ट्रक्चर पे रखना है, यानी जब इसको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिख लेंगे नेहा, फिर इसके बाद क्या लिखना है, फिर इसके बाद पढ़ रही है के लिए आपको लिखना है। तो आप बताइए नेहा एक वचन है कि बहुवचन? तो नेहा किसी एक लड़की का नाम होगा, तो ये क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। तो नेहा के साथ क्या लगेगा, इज। नेहा इज। पढ़ना को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सब लोग पढ़ता है, रीड कहते हैं। रीड का आईएनजी फॉर्म, रीडिंग। नेहा इज रीडिंग, क्या पढ़ रही है, ए बुक। तो देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले नेहा तो अपनी जगह है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इधर चला गया और ये वर्ब इधर आया। यानी हिंदी से इंग्लिश बनाते समय ऑब्जेक्ट और वर्ब अपना स्थान बदल लेते हैं। ऑब्जेक्ट और वर्ब अपना स्थान बदल लेते हैं। वे लोग क्या है अंग्रेजी, दे। ठीक, फिर दे क्या होगा, वे लोग एक से अधिक लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं, तो दे के साथ क्या लगना चाहिए, इज, एम या आर? बताइए क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक, तो दे आर। दे आर। खेलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं, PLAY। प्ले का एनजी फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग। दे आर प्लेइंग। ठीक, अब वो क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसमें क्या हुआ, दे सब्जेक्ट अपनी जगह रहा, आर प्लेइंग जो यहाँ वर्ब है हिंदी का वो पहले आ गया और ऑब्जेक्ट जो बीच में था वो अंत में चला गया। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, कभी भी हिंदी स्ट्रक्चर को सेम एज इंग्लिश में न ट्रांसलेट करें या इंग्लिश को सेम एज हिंदी में न ट्रांसलेट करें, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर भिन्न होते हैं। ठीक है, आइए निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। बात करने जा रहे हैं निगेटिव स्ट्रक्चर की, यानी स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद जैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर होगा तो इज, आई होगा तो एम, प्लूरल होगा तो आर। इज एम आर में से कोई एक लग जाएगा। फिर इनके तुरंत बाद निगेटिव होने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा, निगेटिव होने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा। फिर आपको V4 यानी वर्ब का एनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आपको यूज करना है। फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट दिया है तो उसको भी यूज कर लेंगे। ठीक है, इस पर एक स्ट्रक्चर, एक एग्जांपल देखते हैं। इस सेंटेंस पर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, रीना कपड़ा या एक स्वेटर नहीं बुन रही है, नहीं बुन रही है। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, रीना हुई। रीना को पहले लिख लेंगे, REENA लिख सकते हैं या RINA लिख सकते हैं। ठीक, तो रीना, अब देखिए नहीं बुन रही है, तो सबसे पहले है के लिए आप इस इज का यूज करिए, फिर नहीं के लिए आप नॉट का यूज करिए, इज नॉट। ठीक, अब बुनने का इंग्लिश क्या होता है, 2 तरह से होता है, एक होता है मशीन से बुनना, एक होता है हाथ से बुनना। तो हाथ से अगर बुनना करते हैं तो नीट करेंगे, KNIT, नीटिंग कर देंगे, और मशीन से बुन रही है तो वो वीविंग कहलाता है, तो यहाँ पे हम नीटिंग का यूज करेंगे। इज नॉट नीटिंग, KNITTING, नीटिंग। क्या नहीं बुन रही है, अ स्वेटर, स्वेटर। ठीक, तो देखिए हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, अ स्वेटर, एक स्वेटर। लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर ये पूरा वर्ब का पोजीशन है,
फिर ऑब्जेक्ट आया है। तो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, हिंदी और इंग्लिश स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, दोनों को एक समान रखने की कोशिश ना करें। तो ये रहा नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल, क्या बच्चे कहानियां पढ़ रहे हैं। आपके सामने सेंटेंस है, क्या बच्चे कहानियां पढ़ रहे हैं। देखिए, इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ गया है, सबसे पहले क्या शब्द का प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस में, ठीक है। और अंत में रहे हैं आया है। रहे हैं आने से यह कंफर्म हो गया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही है, क्योंकि रहा, रही, रहे कॉन्टिन्यूअस होने का दावा करता है और है आ गया तो प्रेजेंट होने का दावा करता है, ठीक है। तो यह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। अब इसमें क्या शब्द सबसे पहले आया है, तो अब सोचना है कि यूज क्या करें, व्हाट लगाएं। लेकिन व्हाट लगाएं तो गलत होगा, क्योंकि व्हाट का प्रयोग तो तब होता है जब वाक्य के बीच में क्या आए। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम्हारा के बाद क्या आया, ठीक। वह क्या कर रहा है, तो वह के बाद क्या आया, तब व्हाट लगता है। लेकिन यहां तो क्या पहले आ गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको इस स्ट्रक्चर का पालन करना है। आपको सबसे पहले इज या एम या आर में से जो भी सूट करे उसको यूज करना है। इज या एम या आर में से जो भी सूट करे उसको यूज करना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करना है। यानी एनजी फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट लगाना है, ठीक है। पहले इज, एम या आर में से जो भी सब्जेक्ट को सूट करे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सबसे पहले आया है, तो उस क्या को पहले आने के कारण ही सहायक क्रिया बाहर हो जाती है, यानी सब्जेक्ट से पहले हो गई है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट बच्चे हैं, ठीक। सब्जेक्ट बच्चे हैं, ठीक। सब्जेक्ट बच्चे हैं, तो बच्चों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चिल्ड्रेन, ठीक। तो हम द चिल्ड्रन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ किसी पर्टिकुलर बच्चों की बात हो रही है, इसलिए द चिल्ड्रन प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो आप क्या यूज करेंगे, इससे पहले आर का यूज करेंगे। आर क्या यूज करेंगे, आर द चिल्ड्रन, ठीक। अब ये पढ़ना वर्ब का एनजी फॉर्म है, पढ़ना को रीडिंग कहते हैं। रीडिंग क्या कहते हैं, रीडिंग। पढ़ना रीडिंग होता है। आर द चिल्ड्रन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, स्टोरीज। आर द चिल्ड्रन रीडिंग स्टोरीज। आर द चिल्ड्रन रीडिंग स्टोरीज, ठीक है। क्या बच्चे कहानियां पढ़ रहे हैं। आपको एक काम करना है, ये स्टोरीज और इस स्टोरीज में मुझे अंतर कमेंट करके बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। STORIES ये तो कहानियां हो गया, और STOREYS ये क्या होता है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो क्या बच्चे कहानियां पढ़ रहे हैं, क्या बच्चे कहानियां पढ़ रहे हैं की अंग्रेजी होगी आर द चिल्ड्रेन रीडिंग स्टोरीज। आर द चिल्ड्रेन रीडिंग स्टोरीज, ठीक। अगर ये क्या पहले नहीं आता, फिर ये क्या यहाँ पे आता, फिर होता बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते बताइए। ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करना होता। चलिए मैं आपको उसको अगले स्ट्रक्चर में बता देता हूं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। देखिए आपके सामने वाक्य है, वह क्या खा रहा है, ठीक। अगर इस तरह का कोई वाक्य आपके सामने आता है, वह क्या खा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, ऐसे करके आप बहुत सारे वाक्य पूछते हैं। तो आप देखिए इसमें करते क्या है, क्या को आप सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह के प्रश्नों में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या शब्द आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले प्रयोग की जाती है, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। तो आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू स्ट्रक्चर सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है या WH फैमिली। क्वेश्चन वर्ड मतलब WH फैमिली, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुम, व्हिच, ये सब। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपको इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो यूज करना है, यानी इज एम आर यूज करना है। फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर वही वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसी V4 को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। फिर आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट और यूज करना है कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्या आया है, क्या आया है, तो इसके लिए व्हाट लिखना है, इसके लिए व्हाट लिखना है। ठीक है, इसके लिए व्हाट लिखना है। फिर व्हाट लिखने के बाद आपको देखना है सब्जेक्ट, यानी वह है तो वह के लिए आपको ही लिख लेना है, ये सब्जेक्ट है। अब ही को देखना है कि उसका नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो नो डाउट ही मतलब एक पर्सन, नो डाउट ही मतलब एक पर्सन के साथ इज लगा दीजिएगा। व्हाट इज ही, अब यहाँ पे आपका एनजी फॉर्म है खाना, तो खाने की अंग्रेजी क्या होता है, ईटिंग। व्हाट इज ही ईटिंग। ठीक, व्हाट इज ही ईटिंग। अगर यह होता वह क्या पढ़ रहा है तो होता व्हाट इज ही रीडिंग। ठीक, वह क्या कह रहा है, व्हाट इज ही सेइंग। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक, कोरोना में आप क्या कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है घर पे हैं और थोड़ी पढ़ाई हो रही है, थोड़ी मस्ती हो रही है सबकी। ठीक, लेकिन बड़ा मुश्किल है मस्ती करना, तो व्हाट इज ही ईटिंग। ठीक, अगर हो सेंटेंस कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो, तो क्यों की अंग्रेजी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की जगह वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगा, वाई आर यू स्पीकिंग, वाई आर यू स्पीकिंग। ठीक, अब तुम क्या सुन रहे हो, तो व्हाट आर यू लिसनिंग। ठीक, अगर हम कहें कौन तुम्हें बुला रहा है, ठीक, कौन तुम्हें बुला रहा है, तो हु इज कॉलिंग यू। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, हु इज कॉलिंग यू, क्योंकि हु आते ही हु दो काम करता है, एक तो प्रश्नवाचक शब्द का, दूसरा सब्जेक्ट का, इसीलिए इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों लग जाते हैं। हु इज कॉलिंग यू। ठीक है, कौन नाच रहा है, हु इज डांसिंग, हु इज डांसिंग। लेकिन वह कहाँ नाच रहा है, वह कहाँ नाच रहा है, तो वेयर इज ही डांसिंग, वह कहाँ नाच रहा है। ठीक, तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे देता हूं, आपको पहचान करके बताना है कि क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं या नहीं। ठीक है, एग्जाम मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं। There are 6 sentences on the board. First one is what are you doing? What are you doing? Second one is he is mad. He is mad. Third one is I am a teacher. Fourth one is she is cooking porridge. Fifth one is are you angry with me? And sixth one is are you typing an email? So there are 6 sentences. इन वाक्यों को आपको पहचान कर बताना है कि क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर है तो इसमें से कितने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हैं, अगर ये हैं तो इसमें से कितने सेंटेंस, कौन कौन से नंबर वाले सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, माई वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।